स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। साथियों, वर्ष 2000 के आसपास हिंदुस्तान में एक आम मध्यम वर्गीय परिवार एक सैलरी पर चला करता था। एक ही सैलरी से घर का किराया जाता था, राशन आता था, बच्चों की स्कूल फीस भरी जाती थी और यकीन मानिए महीने के आखिर में बैंक में एक FD भी होता था। अब आते हैं वर्ष 2026 पर। वही घर, कमाई दोगुनी, पति और पत्नी हफ्ते में दोनों मिलकर 60-60 घंटे काम कर रहे हैं। घर में दो सैलरीज आ रही हैं। बच्चे भी पहले की तरह दो नहीं, अब सिर्फ एक हैं परिवारों में। और लॉजिक क्या कहता है, जब बच्चे भी कम हो गए, इनकम भी दुगनी हो गई, तो फिर बचत तो दुगनी होनी चाहिए थी ना। लेकिन डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है जेब खाली है। तो साथियों, आज हम रिजर्व बैंक के RBI के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें तो भारतीय परिवारों की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स जो हैं वो 50 साल के निम्नतम स्तर पर, सबसे बॉटम लाइन पर पहुंच चुकी हैं। कोरोना के समय जो सेविंग्स GDP का 11% थी, वह घटकर अब केवल 5.3% रह गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो परिवारों पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और यह बढ़ता हुआ जो हाउस होल्ड डेप्ट है वह GDP का 41% क्रॉस कर गया है। तो आखिर दो कमाने वाले हैं, बचत जीरो है और रिकॉर्ड कर्ज है। आखिर ये पैसा जा कहां रहा है दोस्तों? क्या हम सिर्फ खराब फाइनेंशियल प्लानिंग के शिकार हैं या फिर हम किसी सोचे समझे आर्थिक ट्रैप में, इकोनॉमिक ट्रैप में फंस चुके हैं? तो आज का विशेष विश्लेषण इस दो कमाई और जीरो बचत पर है। तो साथियों, सबसे पहले एक बात साफ तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं है दोस्तों। यह बात हम बस उस स्क्रिप्ट को कॉपी कर रहे हैं जो अमेरिका में 2 दशक पहले लिखी जा चुकी है। वर्ष था 2003। उसमें अमेरिकी सीनेटर बनने से पहले हार्वर्ड के लॉ प्रोफेसर एलिजाबेथ वॉरेन ने अपनी बेटी के साथ मिलकर के एक मशहूर किताब लिखी। किताब का नाम था द टू इनकम ट्रैप। उन्होंने सालों तक दिवालिया हो चुके हजारों परिवारों के डेटा का बहुत गहन विश्लेषण किया और उनकी धारणा यह थी कि लोग अपनी फिजूल खर्ची, महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े और छुट्टियों की वजह से कंगाल हो रहे हैं। लेकिन डेटा ने एक और भयानक सच सामने रखा। दिवालिया होने का सबसे ज्यादा रिस्क सिंगल इनकम या कम आय कमाने वाले परिवारों का नहीं था, बल्कि सबसे ज्यादा रिस्क में वे परिवार थे जहां पर 2 कमाने वाले थे और 2 बच्चे थे। महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भी 2000 के दशक में 2 कमाई वाला परिवार 1970 के दशक के 1 कमाई वाले परिवार से भी कम बचा पा रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो दूसरी सैलरी लग्जरी पर खर्च नहीं हो रही थी, वो जा रही थी एक अंधी दौड़ में, जिसे हम कहते हैं द बिडिंग वॉर। अच्छे इलाकों में घर, बेहतर स्कूल जोन में मकान, हर किसी के पास 2 सैलरियां आ गईं तो एक सम्मानजनक जिंदगी जीने की कीमत सीधे दोगुनी हो गई। और वर्ष 2026 में भारत आधिकारिक तौर पर इसी बिडिंग वॉर का हिस्सा बन चुका है साथियों। अब भारत में यह कितना गहरा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था हमारी डेटा जो दिखाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, शहरी वर्कफोर्स में बदलाव। अगर हम वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें, अर्बन वुमेन फीमेल पार्टिसिपेशन, लेबर पार्टिसिपेशन की बात करें तो PLFS का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक शहरी भारत में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वह 2017 के 20% से बढ़कर अब 42% तक पहुंच चुका है। बेंगलुरु, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों की अगर हम बात करें तो वहां पर 2 सैलरियां होना अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि बाय डिफॉल्ट बन चुका है। दूसरा, सेविंग्स का धराशायी होना, यानी कि ग्रॉस हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स सबसे कम होना। भारत के परिवारों की कुल बचत सिर्फ गिरी नहीं है दोस्तों, बल्कि 5.3% पर आकर क्रैश हो चुकी है। यह एक अजीब विरोधाभास है जिसमें हम जी रहे हैं। देश की GDP बढ़ रही है, लोगों की सैलरीज बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी अपनी निजी संपत्ति लगातार गायब हो रही है। और तीसरा बड़ा कारण है कर्ज का पहाड़, हाउस होल्ड डेब्ट टू GDP रेशियो। दोस्तों, जहां बचत खत्म हुई वहां कर्ज ने जगह ले ली।
और यह कर्ज कोई फैक्ट्री लगाने या जमीन खरीदने के लिए नहीं लिया गया है। यह है अनसेक्योर्ड कंजम्पशन लोन्स। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, पे लेटर स्कीम्स, बैंकों के कुल पोर्टफोलियो में इस बिना गारंटी वाले कर्ज का हिस्सा 18% से बढ़कर 25% तक जा चुका है। यह स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि आरबीआई को दखल देना पड़ रहा है और पर्सनल लोन पर रिस्क वेट बढ़ाकर 125% कर दिया गया है, ताकि बैंकों को इस अनियंत्रित कर्ज को बांटने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए मजबूर किया जा सके। अब जरा इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखिए दोस्तों। ज्यादा काम करने वाले हाथ हुए, कुल कमाई बढ़ी, लेकिन 50 सालों में सबसे कम बचत हुई और इतिहास का सबसे बड़ा रिटेल कर्ज है। और यह कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, यह है एक स्ट्रक्चरल ट्रैप। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो सवाल यह है दोस्तों कि दूसरी सैलरी ने आपके लिए क्या खरीदा? दौलत? नहीं। फाइनेंशियल आज़ादी? बिल्कुल नहीं। उस दूसरी सैलरी ने आपको अमीर नहीं बनाया, उसने आपको सिर्फ और सिर्फ बनाया है एलिजिबल, योग्य। सोचिए दोस्तों, क्लब हाउस के पास प्रीमियम सोसाइटी में रहने वाली एक एलिजिबिलिटी आपको मिल गई, इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने की एलिजिबिलिटी मिल गई, हैचबैक की जगह मिड साइज एसयूवी चलाने की एलिजिबिलिटी आपको मिल गई। शहरी मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उसने एलिजिबिलिटी को अफोर्डेबिलिटी समझ लिया। इकोनॉमिक्स में एक बहुत सिंपल नियम होता है दोस्तों कि जब समाज में हर किसी के पास पैसा बढ़ रहा है तो कोई अमीर नहीं होता, बस चीज़ें महंगी हो जाती हैं। घर और शिक्षा मिडिल क्लास के सबसे बड़े दो खर्च हैं और इनका उदाहरण लीजिए दोस्तों तो आपको आइडिया लगेगा। अच्छे इलाकों में, जो पॉश इलाके होते हैं, वहाँ पर रहने की, वहाँ पर उस जोन में सप्लाई सीमित है दोस्तों। अब जब हजारों 2 इनकम वाली फैमिलीज़, जो कपल्स हैं, वो 3 BHK अपार्टमेंट के लिए बोली लगाते हैं तो कीमतें वहाँ नहीं रुकती, वे वास्तव में अपनी दोनों सैलरियों को सोखते हुए ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी तरफ सैलरी ने आपका जो लाइफस्टाइल है वह बेहतर नहीं किया है, उसने तो बस उस रेस में दौड़ने की फीस का काम किया है दोस्तों, जिसमें आपका जैसा ही 2 इनकम परिवार लगातार समाज के साथ साथ दौड़ने का प्रयास कर रहा है। इस ट्रैप को एक और भी कड़वी मानवीय कीमत के द्वारा हम चुकाते हैं, जो किसी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देती और तब दिखती है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। एक कमाई करने वाले परिवार में घर में रहने वाला पार्टनर एक तरह बिना प्रीमियम नेचुरल इंश्योरेंस हुआ करता था। अगर कमाने वाले को की नौकरी चली जाती, तबीयत खराब होती या बर्नआउट होता तो दूसरा पार्टनर मोर्चे को संभाल सकता था, जैसे ट्यूशन पढ़ाना, छोटा काम शुरू करना या खर्चों को आधा करना। परिवार एक बफर हुआ करता था, लेकिन आज के 2 इनकम फैमिलीज में ज़ीरो बफर अवेलेबल है। आप समझिएगा इसको, जैसे दोनों सैलरीज जो आती हैं वे दोनों फिक्स्ड खर्चों में पूरी तरह से लॉक हो जाती हैं। 1,20,000 रुपए की होम EMI जाती है आपकी, एक तरीके से मानिए कि 30,000 रुपए की कुल स्कूल फीस जाती है, कार लोन, मेंटेनेंस और लाइफस्टाइल का ओवरहेड। अगर एक इंसान की कभी नौकरी गई, ले ऑफ हो गया या हेल्थ इमरजेंसी आ गई तो पूरे परिवार को ताश के पत्तों की तरह रातों रात बिखरना पड़ता है। अब आपकी सैलरी आपके लिए आज़ादी नहीं खरीद रही है दोस्तों, वास्तव में वह आपको एक गोल्डन केज यानी कि सोने के पिंजरे में बंद कर रही है। आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, बर्नआउट महसूस करते हैं, लेकिन आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जैसे ही आप ट्रेडमिल से उतरेंगे बैंक आपका घर नीलाम कर देगा। तो चलिए इसको एक रियल कह सकते हैं सिमुलेशन इसका एक देखते हैं। जरा आंकड़ों पे दोस्तों नज़र डालिएगा। यह आंकड़े और यह गणित आपकी आंखें खोल देगा। एक डुअल इनकम की केस स्टडी लेते हैं दोस्तों। अगर हम दोनों की इनकम मिलाकर देखें तो वास्तव में लगभग मान के चलते हैं 1.7 लाख से लेकर के 2.1 लाख तक आपकी इनकम आ जाती है, यानी कि 2 लाख के आसपास 2 लोगों की सैलरी मिलाकर देखें, जिसमें लिक्विड लाइफ सेविंग्स हैं 40 लाख रुपए तक और आपके टारगेट असेट हैं 1.7 करोड़ का 3 BHK प्रीमियम अपार्टमेंट फ्लैट। अब दोस्तों जब आपने ये टारगेट ले लिया, अब देखिए जब आपको घर खरीदना है तो होता क्या है। अब होता है आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि डाउन पेमेंट और रजिस्ट्री
कि अगर हम बात करें तो वहाँ पर 40 लाख रुपए खर्च होते हैं, और ये 40 लाख कौन से थे? जो आपकी सेविंग्स थी। तो अगर आपके 40 लाख खर्च होते हैं, इसका मतलब अब आपकी सेविंग हो गई 0। इसके साथ साथ ज़रूरी होम लोन था आपके लिए 1.3 करोड़ का। महीने की EMI अगर हम 8.5% की दर पर 25 साल के लिए तय करें तो लगभग मान के चलते हैं कि आपकी जो EMI होगी वो 1.5 लाख रुपए के आसपास पर मंथ होगी, और घर के जो मौजूदा बुनियादी खर्च हैं वो 1,20,000 के आसपास है। अब ज़रा देखिए, जब आप उसमें जाते हैं तो आपका एक बड़ा घाटा दिखाई देता है, और वह घाटा है 65,000 का, क्योंकि आपकी मंथली रिक्वायरमेंट हो गई है 2,35,000 की, और आपकी इनकम स्टिल है 1,70,000 के आसपास। अब आप इसको समझिए कि ये कपल्स इस गैप को भरते कैसे हैं। उम्मीद के भरोसे भरते हैं। अगले साल अप्रेजल होगा तो कवर हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड का बिल बोनस आने पर भर देंगे। अगर 3 साल बाद उनकी कमाई 2.4 लाख तक भी पहुंच जाए तो नतीजा क्या होगा दोस्तों? कमाई 2.4 लाख, खर्च 2.4 लाख, बचत फिर भी 0 होगी। यह कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और एक ले ऑफ की अगर हम बात कर लें तो वो RBI के इस डिफ़ॉल्ट के आंकड़े में ऐड होता चला जाएगा दोस्तों। अब समझिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह समस्या का समाधान क्या है। क्या इस समस्या का समाधान थोड़ा आसान है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। और इसका समाधान यह बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं काम करना छोड़ दें या मेहनत करना छोड़ दें। देखिए, जब परिवार में दोनों पार्टनर्स इंडिपेंडेंट हों तो परिवार ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत बनता है। लक्ष्य साधु संत बनना नहीं है, लक्ष्य यह है कि बाजार को आपकी दूसरी सैलरी निकलने से रोकना। और वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप फ्रेमवर्क बता सकता हूं, जहां पर आपको 3 प्रमुख तरीके से अपने काम करने होंगे। स्टेप 1 है कि अपनी बुनियादी ज़िंदगी सिर्फ एक सैलरी से डिज़ाइन कीजिए। दोनों में से एक सैलरी जिसकी ज़्यादा है उसे अपना बेस बना लीजिए। उसी से अपने घर का किराया, EMI, बच्चों की फीस, राशन, उपयोगिता बिल, इन सब को एक सैलरी के दायरे में लाइए। अगर आप एक सैलरी पर किसी इलाके में नहीं रह सकते तो आप उस इलाके को अफोर्ड नहीं करते, यह मान लीजिए। दूसरा यह है कि जो सैलरी आ रही है, दूसरी सैलरी को आप अपने रोज़मर्रा के खर्चों में बैंक खाते में मत यूज़ करिए। उसका 100% हिस्सा सीधे ऑटोमेट कर दीजिए रिटायरमेंट फंड्स पर, जैसे NPS या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर। इमरजेंसी फंड्स में, यानी कि लगभग कम से कम 12 महीने के खर्च के बराबर का फंड आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तीसरा, आपका एक फ्रीडम फंड भी होना चाहिए, जैसे आप बिजनेस शुरू करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या करियर ब्रेक के लिए इस्तेमाल कर सकें। पहली सैलरी आपका आज संभालेगी और दूसरी सैलरी आपके कल को आज़ाद रखेगी। आपको यह करना चाहिए, एक बार ट्राई आउट तो करना ही चाहिए। तीसरा, सबसे महंगे प्राइम कॉरिडोर में जो प्राइम जगह हैं वहाँ पर मत मकान लीजिए। उससे एक मेट्रो स्टेशन पीछे हटकर खरीदिए। जो रेस कोर्स रोड हैं, जो गोल्फ कोर्स रोड हैं, उन पर रहने के बजाय गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पर किराए पर ले लीजिए। वहाँ पर आपको 90% लाइफस्टाइल 60% की कीमत पर मिल जाएगी। और यह जो 40% का फ़र्क है ना दोस्तों, यही आपके अगले 10-15 वर्षों के लिए आपके 45 की उम्र में रिटायर होने या 65 की उम्र में रिटायर होने के अंतर को तय कर देगा। तो साथियों, आप गुरुग्राम में या मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम कंट्रोल नहीं कर सकते, आप प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं तय कर सकते, लेकिन जो आपके हाथ में है वो है आपकी EMI, आपके फिक्स्ड कमिटमेंट्स और कर्ज लेने की आपकी भूख। तो साथियों, 2 सैलरी के भ्रम में ऐसा जीवन जीना नहीं चाहिए जो एक सैलरी पर ढह जाए। चादर जितनी एक सैलरी से बनती है, पैर उतने में फैलाइए। दूसरी सैलरी को अपनी असली आर्थिक आज़ादी की ढाल बना लीजिए। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। सच में आप बैठिए, विश्लेषण कीजिए और फाइनेंशियली आज़ाद बनिए। अपने विचार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है आगे और वीडियोस बनाने की, प्लस मैं भी और ज़्यादा जागरूक होता हूं। तो अपने थॉटफुल विचारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 27 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और ये सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं। इन
बैचेस की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और कोर्स खरीदने से पहले यदि आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।